2-3 वीक पहले आपने न्यूज सुनी होगी रिगार्डिंग जस्टिस, मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट में जस्टिस थे यशवंत वर्मा। कितनों ने सुना नाम न्यूज़पेपर में? जस्टिस यशवंत वर्मा, नहीं सुना? किसी जज के घर में बहुत सारे पैसे मिले थे। ये कहानी सुनी किसी ने? सुनी थी कि एक जज है, उसके घर में फायर ब्रिगेड आई थी, ठीक है, क्योंकि कहीं आग लग गई थी, तो उसे आग बुझाते टाइम पैसों की बोरियां मिली। ठीक है, वो घर था जस्टिस यशवंत वर्मा का। ठीक है, घर किसका था? जस्टिस यशवंत वर्मा का। तो एक जज के घर में इतने सारे पैसे मिलना, बहुत सारे क्वेश्चंस राइज होते हैं कि एक जस्टिस के घर में आए कहां से। तो ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं करप्शन का कुछ मामला रहा होगा। तो जब ये कहानी चली, उस टाइम पे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, कौन अभी फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट? जगदीप धनखड़। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ को बोलने के लिए मौका चाहिए होता है। ठीक है, मतलब कोई भी उसे सिचुएशन चाहिए होती है, बस उसे बोलना है, कुछ भी बोलना, वो सोचता नहीं। ठीक है, तो जैसे ही ये मौका मिला, अब उसे लग गया कि ये तो अच्छा मौका है, कुछ बोला जाए, और उसने बोल दिया कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए हमने एक अमेंडमेंट किया था 2014 में। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ने क्या बोला? पहले ले लो, ठीक है, इसको बाद में पढ़ लेना। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट ने बोला कि हमने 2014 में पार्लियामेंट में कुछ चेंज किए थे जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, और जिसके थ्रू हमने ये चाह रहे थे कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट में पार्लियामेंट या फिर बाहर के कुछ लोगों का भी हाथ होना चाहिए। हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, पहले हम वो समझेंगे, तब ये बात समझ में आएगी। ठीक है, उसने क्या बोला कि कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट में बाहर के लोगों का हाथ होना चाहिए, ताकि थोड़ी बहुत फेयरनेस जजेस के सिलेक्शन में आ पाए, जिसकी वजह से वो जितना करप्शन आज कर पाते हैं उतना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम देखें तो एक एग्जांपल हमारे सामने ही है। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, उनका कहना ये था कि बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इन द सिलेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ताकि वो कम से कम करप्शन को कर पाए। यानी बाहर से कंट्रोल रहेगा तो करप्शन कम करेंगे, लेकिन कंट्रोल नहीं रहेगा तो वो अपनी मर्जी से कितना भी करप्शन कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए इट इज नेसेसरी कि हम वहां पर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाएं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, इस बात को अच्छे से समझने के लिए हमें जुडिशियल अपॉइंटमेंट होते कैसे हैं वो समझना पड़ेगा। ठीक है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट से मेरा सिर्फ और सिर्फ मतलब है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट। जुडिशियल अपॉइंटमेंट में लोअर कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट भी होता है, लेकिन अभी मैं जब जुडिशियल अपॉइंटमेंट बोल रहा हूं तो मैं स्पेसिफिक होकर के बोल रहा हूं अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, इनका कैसे होता है वो समझ लेते हैं सबसे पहले। सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट बनाना कब है, कैसे बनाना है। हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट को बनाने की बात की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ठीक है, एग्जैक्टली सही नहीं है ये लाइन जो मैंने बोली, थोड़ी बहुत सही है। जो गलत है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जैसा कोई इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की गई थी 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। वो सुप्रीम कोर्ट ना होकर के दैट वाज फेडरल कोर्ट। वो क्या था? फेडरल कोर्ट। और फेडरल कोर्ट उस टाइम पे पार्लियामेंट के अंदर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस होता था, वहीं पर ये लोग बैठते थे और वहीं से डिसीजन देते थे। ठीक है, और जब हम आजाद हुए, आजाद होने के बाद
26 जनवरी 1950 को हमने हमारा सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन किया, यानी फेडरल कोर्ट को चेंज करके हमने सुप्रीम कोर्ट बना दिया। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट बन गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जब बना, इंडियन जज कौन था फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट का? सीजीआई। हाँ बताओ कौन था? नहीं, फर्स्ट इंडियन जो सीजीआई जो बना था और इसमें जो बना था कौन था? आप बताओ। हाँ आगे। एच.जे. कानिया। ठीक है, एच.जे. कानिया फर्स्ट जो सीजीआई, इंडियन सीजीआई था इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इतना ध्यान रखना इसमें। यहां तक क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट बन गया है। सुप्रीम कोर्ट बनने के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस पे जा ही नहीं रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या प्रोविजन है। मेरा मकसद अभी सिर्फ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, तो मैं उससे रिलेटेड बात बताऊंगा। ठीक है, एक बार सुप्रीम कोर्ट बन गया, उसके बाद से एक ट्रेडिशन चालू हुआ। ट्रेडिशन क्या चालू हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में होता क्या है? सुप्रीम कोर्ट में एक जो सबसे ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके नीचे देयर आर नंबर ऑफ जजेस। ये नंबर ऑफ जजेस बढ़ते रहते हैं टाइम के हिसाब से। आज के टाइम पे कितने हैं? 33 प्लस 1, 33 जजेस प्लस सीजीआई। आज के टाइम पे कितने हैं? 33 प्लस 1। ये बढ़ते रहते हैं। शुरुआत में कम रहे होंगे, 7 प्लस 1 था। ठीक है, बाद में बढ़ करके आज 33 प्लस 1 पे हम पहुंच गए हैं। ठीक है, इसमें अगर मान लो ये सीजीआई रिटायर होता है, जो पहले जो ट्रेडिशन चला आ रहा था बनने के बाद से, सीजीआई अगर रिटायर होता है तो रिटायर होने के बाद नेक्स्ट सीजीआई किसे बनाया जाएगा, उसके लिए एक ट्रेडिशन था। ट्रेडिशन क्या था कि इनमें से जो भी सीनियर मोस्ट होगा, इनमें से जो भी सीनियर मोस्ट होगा हम उसको यहां बैठा देंगे। अगर ये रिटायर हो गया या किसी भी तरीके से इसको हटा दिया गया, कुछ भी हो सकता है, तो हम इनमें से जो भी सीनियर मोस्ट होगा उसको इसकी कुर्सी पे बैठा देंगे। जैसे अभी हुआ है, जस्टिस खन्ना रिटायर हुए और अब जो नए सीजीआई बने, क्या नाम है? जस्टिस बी.आर. गवई। क्या नाम है हमारे अभी नए सीजीआई का? 52nd सीजीआई है ना? क्या नाम है? ठीक है, सीजीआई कौन है? जस्टिस देश दुनिया की खबर रखो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, क्या चल रहा है भारत में? बहुत कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, जस्टिस बी.आर. गवई है। हाँ, कृष्ण करके ना, रामकृष्ण, आर से रामकृष्ण करके। ठीक है, बी.आर. गवई है। इनके फादर भी सीजीआई थे, इनके फादर भी सीजीआई रह चुके। ठीक है, और उसके बाद ये भी सीजीआई बने। जस्टिस बी.आर. गवई, क्योंकि जस्टिस खन्ना रिटायर हुआ उसके बाद सबसे सीनियर मोस्ट यही थे, तो इन्हीं का नंबर आना था। ट्रेडिशन भी यही चल रहा था, ट्रेडिशन यही चल रहा था, लेकिन बीच में थोड़े से चेंजेस आए। चेंजेस क्यों आए? हमेशा सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में कौन पावरफुल है इसकी लड़ाई चलती रही है ना, कि सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा चलेगी कि पार्लियामेंट की ज्यादा चलेगी, हमेशा इसकी लड़ाई चलती रही है। 1973 में देयर वाज अ केस जिसको हम बोलते हैं केशवानंदा भारती केस। सबसे इंपॉर्टेंट केस है इन द इंडियन हिस्ट्री। अगर हम केसेस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसी को माना जाता है। केशवानंदा, एग्जैक्टली डेट वाज 24 अप्रैल 1973। इसका जजमेंट आया था। ठीक है, और इसने पार्लियामेंट की बहुत सारी पावर्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। इस केस के अंदर पार्लियामेंट की बहुत सारी पावर्स को रेस्ट्रिक्ट किया गया था। एक वर्ड लिख लेना इससे एसोसिएटेड, बेसिक स्ट्रक्चर।
इसने बोला था कि हमारे पार्लियामेंट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पार्लियामेंट का, यानी अगर आप इन्हें चेंज करोगे तो पार्लियामेंट का हुलिया ही चेंज हो जाएगा। तो आपको पार्लियामेंट में कुछ भी चेंज करो, पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368, अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी पार्ट को चेंज कर सकती है। लेकिन इस जजमेंट में बोल दिया कि आप कुछ भी चेंज करो लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ना हो, ये ध्यान रखना। अगर चेंज होगा हमारे पास केस आएगा, हम उस अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट को बहुत बड़ा झटका मिला, क्योंकि पार्लियामेंट में कौन है, सरकार के आदमी है, तो सरकार को झटका लगा कि ये तो हमारी पावर छीन ली इसने। तो ऐसे केस में वो लोग जो इस जजमेंट के सपोर्ट में थे, अगर हम इस जजमेंट की थोड़ी सी कहानी समझें तो ये आज तक की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा जजेस अगर किसी केस में बैठे हैं तो वो ये केस था। इसको हम 13 जजेस केस बोलते हैं। 13 जज इसके अंदर बैठे हुए थे। ठीक है ना, 13 जज इसके अंदर बैठे थे डिसीजन देने के लिए। तो आज तक इतने जज किसी और केस में नहीं बैठे। ठीक है, 11 तक तो बैठे हैं, गोलकनाथ इससे पहले था, उसमें भी 11 बैठे थे, बाद में भी हुए, लेकिन 13 जज सबसे ज्यादा केस हुआ। इसका जो डिसीजन था वो इस रेशो में था। जब जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का तो ऐसा नहीं होता कि सभी लोग मिल करके एक जजमेंट देते हैं, नहीं। अगर 13 जज बैठे हैं तो 13 के 13 अपनी अपनी जजमेंट लिखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के केसेस में हमेशा ये होता है, अगर कितने भी जज हैं वो अपनी अपनी अलग जजमेंट देते हैं। वो दूसरे के अगेंस्ट भी हो सकता है, दूसरे के साथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां पर 7 जजेस ऐसे थे जिन्होंने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर अप्लाई होना चाहिए, 6 ऐसे थे जिन्होंने बोला नहीं होना चाहिए। ज्यादा जिसके सपोर्ट में थे वो जीतेगा, तो वहां से बेसिक स्ट्रक्चर अप्लाई होने लग गया। अब ये जो 7 थे, इन 7 में से एक तो उस टाइम पे जो सीजीआई था वो था, प्लस जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट है वो भी था, प्लस उससे नेक्स्ट था वो भी था, प्लस उससे जो नेक्स्ट था वो भी था। ये चारों लोग इसके सपोर्ट में, जिन्होंने सपोर्ट किया बेसिक स्ट्रक्चर को। उससे जो नेक्स्ट था 4th, वो यहां था, यानी उसने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया कि गवर्नमेंट की पावर ऐसे नहीं मत छीनो। ठीक है, इतना हुआ। अगर इसके थोड़े से ईयर को ध्यान से देखें, 1973 ये वो ईयर है जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट चल रही थी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नाराज थी इस चीज को लेकर। ठीक है, इंदिरा गांधी नाराज है। अब अगले सीजीआई को अपॉइंट करना था, ये सीजीआई का लास्ट डे था कि इसके बाद इसका कोई नेक्स्ट डे होना नहीं, नेक्स्ट सीजीआई को अपॉइंट करना है। ट्रेडिशन कहता है कि आपको नेक्स्ट सीनियर मोस्ट को अपॉइंट करना है, लेकिन इंदिरा गांधी इन सबसे नाराज है, पहले नंबर से भी, दूसरे से भी, तीसरे से भी। इंदिरा गांधी ने इन तीनों को हटा करके इसको सीजीआई बना दिया। इंदिरा गांधी नहीं बना सकती, प्रेसिडेंट बनाता है, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट हमेशा पीएम और उसकी काउंसिल की एडवाइस पे काम करता है। एक बेसिक फंक्शन, जब भी पॉलिटी पढ़ोगे, एक बेसिक फंक्शन हमेशा ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर और जो उसके मंत्री हैं ये मिलकर के जो भी एडवाइस प्रेसिडेंट को देंगे, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट जो करेगा वो इनकी मर्जी से करेगा, इनसे पूछ के करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं करेगा, प्रेसिडेंट इनसे पूछेगा किसको लगाना है। अब उस टाइम पे यहाँ पे इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी ने बोला देखो ये तो हमारे अपोज में है, ये हमारी पार्टी के आदमी नहीं है, तो इसे तो लगाओ मत सीजीआई। चौथे नंबर वाले को सीजीआई बना दिया। ये तीनों नाराज, तीनों ने रिजाइन कर दिया, इन तीनों ने रिजाइन कर दिया, चौथे नंबर वाले को लगा दिया। यहां तक कहानी समझ में आई? ट्रेडिशन से बिल्कुल उल्टा हो गया।
सेम केस 1977 में भी हुआ। 1977 में फिर से सेम केस, कुछ जज जो गवर्नमेंट का सपोर्ट करेंगे, कुछ उसके अगेंस्ट जाएंगे। उस टाइम पे जो सीनियर मोस्ट था उसने अपोज किया, सेकंड सीनियर मोस्ट ने गवर्नमेंट का साथ दिया, फिर से सीनियर मोस्ट को नहीं बनाया, सेकंड सीनियर मोस्ट को बना दिया। अब जब ये सारी कहानी चल रही है, तब उस टाइम पे कुछ ऐसे जागरूक लोग जिनको ये पता है कि सीनियर मोस्ट को सीजीआई बनना चाहिए, वो सीधा जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास और वो जाकर के पूछेंगे कि हमें डाउट है, हमारे क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, और वो डाउट पूछने के लिए एक लिटिगेशन फाइल करते हैं जिसको हम बोलते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, PIL फाइल कर दी। पर्सन था SP गुप्ता। पर्सन कौन था? SP गुप्ता। SP गुप्ता ने इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ PL फाइल कर दी कि ये जो CJI का जो अपॉइंटमेंट है ये कैसे होना चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी सुनने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि CJI को कैसे अपॉइंट किया जाए या किसी भी जज को अपॉइंट कैसे किया जाए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई चीजें। ठीक है, यहां तक पेंडिंग रखना है, इसके बाद फिर आएंगे यहाँ पर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है आर्टिकल 124 और एक आर्टिकल है आर्टिकल 217। आर्टिकल 124 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे करना है, और 217 कहता है हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे करना है। ठीक है, दो आर्टिकल है, एक आर्टिकल 124 124 जो ये बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, आर्टिकल 217 जो बताएगा हाई कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। ठीक है, दोनों में लगभग सिमिलर सी चीजें हैं। मैं 124 की वर्डिंग बता देता हूं। ठीक है, बता के देता हूं, दिखा देता हूं। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो उसका है। ठीक है, इसमें आर्टिकल 124 पे हमें जाना है। आ गया। जाना ही पड़ेगा यहां से। 32 22 आर्टिकल 124 की जो पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो देखो, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड, शैल का मतलब कंपल्शन है, वो जरूरी है। एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करेगा? बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इसका मतलब बाद में समझेंगे कभी जब हम बाकी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय, कौन करेगा? प्रेसिडेंट। इसके बाद उसी में लाइन नहीं है, कहाँ गया वो? मैं बता देता हूँ, इसे मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है।
वैसे बता देता हूं, ठीक है। उसके अंदर सीधी सी बात है, एवरी जज इन द सुप्रीम कोर्ट विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इसके आगे आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजीआई, ठीक है। ये लाइन है कि कोई भी जज लगाना है आपको प्रेसिडेंट ही लगा सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट कब लगाएगा? आफ्टर कंसल्टेशन विद दी सीजीआई। यहां पर इस सीजीआई से पूछना भी नहीं है, कंसल्ट करना है। द वर्ड इज कंसल्टेशन। यहां तक समझ में है? तो अगर मैं आपसे पूछूं सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? किससे पूछ के? इतना समझ में है? ठीक है। अब ये कंसल्टेशन वर्ड ध्यान रखना। अब वापस आते हैं इस पर, ठीक है। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि केस है ना, पीआईएल डाली है तो हमेशा स्टेट के अगेंस्ट होगा। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1981। इन द ईयर 1981 इन्होंने केस डाल दिया कि देखो 1973 में तुमने क्या किया है, ट्रेडिशन को तोड़ा है। 1977 में तुमने क्या किया है, ट्रेडिशन को तोड़ा है। सीनियर मोस्ट को जज होना चाहिए सीजीआई, लेकिन तुमने सीनियर मोस्ट को बनाया नहीं है। तो हमारा दिमाग गया घूम, हमें बताओ कि सीजीआई किसको अपॉइंट करें, किसको किया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है वो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गए कि हमें बताओ कि कौन अपॉइंट करेगा। हमने वर्ड पढ़ा है कि हमेशा प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा कंसल्ट करके सीजीआई को। सिंपल सी बात है, इतना ही करेगा ना। हमें ये बताओ इस कंसल्ट का मतलब क्या है। इन्होंने सिर्फ एक चीज पूछी कि हमें ये बताओ कि कंसल्ट का मतलब क्या है। कि अगर सीजीआई से पूछा है, एक मतलब ये हो सकता है कि सीजीआई ने ए पर्सन का नाम बताया है और आप आकर के बोलो देखो मैंने बातचीत तो कर ली है, वो ए का नाम बता रहे हैं लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, मैं किसी और को अपॉइंट कर रहा हूं। कंसल्ट करने का यही है ना कि बातचीत करो अपनी मर्जी से, यही होता है। तो यहां पर एक मतलब तो ये हो सकता है कि हमने कंसल्ट कर लिया है लेकिन हम अपनी मर्जी से किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप कंसल्ट करने का मतलब ये निकालो कि आप उनसे पूछ के आ रहे हो कि किसको अपॉइंट करना है और हम उसी को अपॉइंट करें। दो मतलब हो सकते हैं, यही हो सकते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन था इनका कि आप जो बताओगे उन्हें वही अपॉइंट करना है या अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। तो यहां पर कंसल्ट का मतलब जब इस केस में आया, इन्होंने बोला कि कंसल्ट मींस डज नॉट मीन द कंकरेंस। कंसल्ट डज नॉट मीन द कंकरेंस। कंसल्ट का मतलब ये नहीं है कि हमने कंकरेंस दे दिया, हमने ये बोल दिया कि आप इसी को अपॉइंट करो, हमारी एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। क्या बोले यहां पर, हमारी जो एडवाइस है दिस इज नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। और इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट चाहे जिसे सीजीआई लगाए, हम कोई नहीं है बीच में बोलने वाला, हम सिर्फ सजेशन दे सकते हैं। यहां कंसल्टेशन का मतलब सिर्फ सजेशन से है, ज्यादा कुछ नहीं है। समझ में आया यहां तक? ठीक है। अब शांति से चलने लगे सब, बीच में ऐसा कोई उथल पुथल हुआ नहीं बहुत ज्यादा सा जो यहाँ केस करने की जरूरत पड़े। लेकिन धीरे धीरे जब पढ़ाई लिखाई बढ़ी, अच्छे वकील आने लगे, 1993 में कुछ लोगों का फिर से दिमाग फिरा। बोले अगर ऐसे चलता रहा तो जुडिशियरी की जो इंडिपेंडेंस है वो खो जाएगी, जुडिशियरी में बाहर के लोगों की दखलंदाजी बढ़ जाएगी, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से अपने चॉइस के वो किसी भी व्यक्ति को सीजीआई अपॉइंट करेगा, यानी सरकार अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को बैठा रही है। अब सरकार गलत करे सही करे उसे किसी का डर ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपनी मर्जी से किसी को अपॉइंट कर सकती है तो अपनी मर्जी के डिसीजन उससे दिलवा भी सकती है। तो सरकार को किसका डर है? किसी का डर नहीं है। तो ऐसे केस में हमारी जुडिशियरी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था कि जुडिशियरी रहेगी भी कि नहीं रहेगी, उसका अस्तित्व भी खतरे पे। तो ऐसे में कुछ एडवोकेट्स हैं जिनके दिमाग में यह आया नहीं हमें बचाना पड़ेगा जुडिशियरी को, ठीक है।
और उन्होंने फिर से केस दाखिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि आपने 1981 में जो बताया था हमें वो बात हजम नहीं हो रही है, आप इसको दोबारा से रिव्यू करो, दोबारा से देखो कि किस तरीके से आपको एक कंसल्टेशन का जवाब देना है। ठीक है, तो यहां पर 1993 में एक और केस होता है जिसको हम बोलते हैं स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। स्कोरा का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट्स। स्कोरा का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट्स। सुप्रीम कोर्ट में जो उसके रिकॉर्ड में जो एडवोकेट्स हैं, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 टाइप के एडवोकेट होते हैं, वो हम पढ़ेंगे जब हम सुप्रीम कोर्ट देख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट्स की बात कर रही है। इन लोगों का दिमाग फिर गया, इन्होंने बोला कि नहीं, हमें जो तुमने किया है 81 में वो पसंद नहीं आ रहा है, इसको दोबारा से रिव्यू किया जाए। और ये जो केस है, इट बिकेम ए लैंडमार्क जजमेंट इन दिस सिलेक्शन प्रोसेस। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन जो इस केस में आए वो आज भी माने जाते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला डिसीजन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ओनली सीनियर मोस्ट जज कैन बी दी, इसी का लड़ाई थी, लड़ाई इसी की थी ना। सीजीआई किसको बनाए? इन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब तक उसके खिलाफ कुछ ऐसा पुख्ता सबूत ना हो कि इसको नहीं लगाया जा सकता, तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ सीजीआई को ही बना, जो सीनियर मोस्ट है उसको ही सीजीआई बनाना। तो साफ साफ आदेश हो गए। ठीक है, इसी के साथ सेकंड, क्योंकि अभी बात बची हुई है कंसल्टेशन का मीनिंग क्या है, बात तो इसकी भी है ना। इसका मीनिंग क्या है कंसल्टेशन का? कि जब प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है तो उसका मतलब क्या है? तो यहां पर इन्होंने बताया कि कंसल्ट करने का मतलब है कि हमें हमारी जुडिशियल प्रोसेस को चालू करना है और हम जुडिशियल प्रोसेस के बाद वो डिसीजन दे रहे हैं, और हमारे द्वारा दिया गया डिसीजन वो हर एक पे बाइंडिंग होता है, चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने बोला कि हम जुडिशियल प्रोसेस को फॉलो करके अगर आपको कोई एडवाइस देंगे तो वो आपको माननी पड़ेगी, वो आपको माननी पड़ेगी। लेकिन जुडिशियल प्रोसेस क्या है वो बताया इन्होंने बोला देखो कि आपने मेरे से पूछा और मैंने चाय पीते पीते आपको बता दिया ठीक है तुम इसको अपॉइंट कर दो, दिस इज नॉट ए जुडिशियल प्रोसेस, दिस इज नॉट ए जुडिशियल प्रोसेस। जुडिशियल प्रोसेस क्या होगी? अगर आपने मेरे को सजेशन के लिए मांगा और मैंने उसी बात को हमारे सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ मिल करके डिस्कस किया, और फिर हमने जो डिसीजन है वो आपको दिया, तो दिस विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ये जुडिशियल प्रोसेस का पार्ट माना जाएगा। अगर अकेला सीजीआई दे रहा है जवाब तो मानने की जरूरत नहीं, लेकिन उसने इस प्रोसीजर को फॉलो किया है। सीजीआई ने अपने साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस को बैठाया है और उसके बाद जवाब दिया है, तो ये जो डिसीजन आएगा दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, ऑन द प्रेसिडेंट। आपको उसी को ही अपॉइंट करना पड़ेगा जिसका नाम दिया गया है। यहां तक बात समझ में आई? कोई डाउट है? एक तीसरी चीज और बोलूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के केस में, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ने क्या बोला है कि हम जो प्रोसीजर लेकर के आए थे वो सही था। उस बात के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट इसने बोला था जुडिशरी इज द प्राइमल अफेयर। जुडिशरी इज द प्राइमल अफेयर। जुडिशरी हमारे घर का मामला है। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसमें बाहर की दखल अंदाजी नहीं चल सकती, क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंस को अगर आपको इंश्योर करना है
तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि बाहर का कोई आदमी आकर के हमें ये ना बताए कि इसको अपॉइंट करो। इसीलिए जुडिशरी इज ए प्राइमल अफेयर, ये हमारे घर का मामला है और हम खुद सुलझेंगे किसको अपॉइंट करना और किसको नहीं करना। समझ में आया यहां तक? क्लियर है? कोई डाउट नहीं? ठीक, इतने से कहानी खत्म हुई नहीं, लेकिन ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने तो बता दी कहानी। अब उसके बाद प्रेसिडेंट को लगा कि ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, मतलब इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को लगा, तो एक काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से पूछ लेते हैं कि तुमने जो बात बोली थी वो मजाक में बोली थी कि सीरियस थी, है ना? पूछना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। 1998 1998 में प्रेसिडेंट seeks advice from Supreme Court. Article 143. आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि किसी भी मैटर में ऑफ द लॉ एंड द फैक्ट, किसी भी मैटर में वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकता है। किसके पास दी है पावर? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि आर्टिकल 143 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी चीज में एडवाइस मांग सकता है। इन्होंने बोला ठीक है, मुझे एडवाइस करो। क्या एडवाइस करें? कि तुमने ये बात मजाक में कही थी या सीरियस थे? मतलब इस सिस्टम का नाम है कुछ, ये सीजीआई प्लस जो 2 जजेस बैठे हैं, इसको हम बोलते हैं कलीजियम सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द कलीजियम सिस्टम। कलीजियम आया है कलीग से। कलीग होता है साथी, कि जब साथी मिलकर के बैठे हैं और वो कोई डिसीजन दे रहे हैं, दैट इज कलीजियम सिस्टम। ठीक है, कलीजियम सिस्टम में जहां सीजीआई 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ बैठ करके बताएगा और वो डिसीजन बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट को ये बात हजम नहीं हुई, उसने पूछ लिया कि तुम सीरियस हो कि यही चलेगा, कलीजियम सिस्टम सही है या नहीं है? या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो इन्होंने उससे पूछा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि व्हाट इज कलीजियम सिस्टम, मुझे कलीजियम सिस्टम एक्सप्लेन करो। ठीक है, सिंपल सा अगर मैं कहूं कि एक्सप्लेन द कलीजियम सिस्टम, ये मुझे समझ नहीं आया, ये मुझे एक्सप्लेन करो अंडर आर्टिकल 143। ठीक है, समझ में आया? अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक इसमें प्रोसीजर होता है कि जब भी प्रेसिडेंट एडवाइस मांगता है ना, तो कम से कम 5 जज बैठ करके उस एडवाइस के ऊपर काम करते हैं और वो अपना डिसीजन देते हैं। और ये जो एडवाइस में दिया गया डिसीजन इज नेवर बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट कोई भी एडवाइस करे वो बाइंडिंग नहीं होती है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट जब भी प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी अंडर आर्टिकल 143, तो वो बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर, ये ध्यान रखना है। अभी मैं इस केस की बात करता हूं। 1998 प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 एडवाइजरी पावर यूज की और यूज करके सुप्रीम कोर्ट से कुछ डिसीजन मांगा कि मुझे कलीजियम सिस्टम बताओ। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला अच्छा कि आपने पूछ लिया, हम भी उसको थोड़ा सा रिवाइज करना चाह रहे थे। ठीक है, यहां पर इन्होंने बोला कलीजियम सिस्टम का मतलब है कि सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, जब ये मिल करके बैठेंगे और कोई डिसीजन देंगे तो आपके ऊपर बाइंडिंग होगा। तो यहां उन्होंने कलीजियम सिस्टम को थोड़ा सा रिवाइज किया, पहले 2 थे अब 4 कर दिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कलीजियम सिस्टम आया कि कलीजियम सिस्टम है, आप इससे पूछोगे और वो कोई भी जवाब देंगे वो आपके ऊपर बाइंडिंग होगा। अभी तक हमने 3 केसेस पढ़े, 1981 एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1993 स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1998 आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट एडवाइस। ये 3 पढ़े। ये तीनों एक ही क्वेश्चन का जवाब ढूंढ रहे हैं
अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे हो, यही क्वेश्चन है ना। इन तीनों केसेस को मिला करके बोलते हैं हम 3 जजेस केस। इन तीनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, 3 जजेस केस। फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस। वो जजेस केस इसीलिए होता है जज के अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। सिंपल है, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है, यहां तक सबका सही चल रहा था। पार्लियामेंट भी शांत बैठी थी, प्रेसिडेंट को भी जवाब मिल गया था, लेकिन पार्लियामेंट को अपनी पावर कम होती हुई पसंद नहीं आती। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम जो कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कर रहे हो, यही चाह रहे हो ना। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है हम कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देते हैं। पार्लियामेंट ने क्या बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देते हैं, और इसीलिए दे केम विद द 99th अमेंडमेंट टू 2014 में उन्होंने बोला हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव कर देते हैं, और उन्होंने बदलाव किया आर्टिकल 124 में और आर्टिकल 217 में। उन्होंने बोला कि देखो जो हमने कंसल्टेशन लिखा था ना, अब हम कंसल्टेशन वर्ड को ही हटा देते हैं वहां से। क्या हटाया वहां से? कंसल्टेशन वर्ड को ही हटा दिया, अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, जब भी कोई भी ऐसा अमेंडमेंट करना हो जहां पर स्टेट भी अफेक्टेड होंगे, वहां आपको स्टेट से भी पूछना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट ऐसा अगर होगा जहां स्टेट भी अफेक्टेड हैं, तो आपको स्टेट से भी पूछना पड़ेगा। यहां ये जो अमेंडमेंट था ये हाई कोर्ट के लिए भी था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का सेम प्रोसीजर है। तो हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंट भी इफेक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं स्टेट में जाकर के भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसीलिए ये जब अमेंडमेंट किया गया था, इस अमेंडमेंट के लिए स्टेट से परमिशन की भी रिक्वायर थी। स्टेट ने भी हाँ बोल दी, पार्लियामेंट ने भी हाँ बोल दी, और ये नया अमेंडमेंट हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिया। और इसमें बोला कि कंसल्टेशन कुछ नहीं होता। एक सीधा काम करते हैं कि हम जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए एक बॉडी बना देते हैं जिसका नाम होगा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। इन्होंने क्या बोला यहां पर कि हम जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए एक बॉडी बनाएंगे जिसका क्या नाम होगा? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। अब ये रिकमेंड करेगी कि किसको सीजीआई बनाना है, किसको जज बनाना है। समझ में आया? ठीक है, इसमें बॉडी में होगा कौन कौन? सबसे ऊपर तो प्लस और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लॉ मिनिस्टर प्लस ये 2 पर्सन कौन होंगे? इसको चूज करने के लिए भी एक कमेटी बैठेगी। ये पर्सन बाहर के हैं, ये कौन होंगे? इसको चूज करने के लिए कमेटी बैठेगी। उस कमेटी में होंगे 3 पर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन, और ये 3 लोग मिलकर के बताएंगे ये 2 पर्सन कौन होने वाले हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, सीजीआई। क्लियर है? यही होगी कमेटी या और कोई भी है? यही है। ठीक है, कमेटी होगी। इसके अंदर एक कंडीशन रख दी कि मान लो हमारे पास कोई भी नाम है, मान लो ए के ऊपर एग्री हुए, मान लो किसी भी एक नाम पे एग्री हुए, इनमें से किसी भी 2 ने मना कर दिया तो नाम फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। यानी 2 पर्सन कैन वीटो एनी नेम। कोई भी 2 पर्सन मना कर देंगे तो हम उस नाम को फॉरवर्ड नहीं करेंगे। मान लो 2 पर्सन इनमें से ऐसे हैं, एक तो खुद ये, और इनमें से एक पे एग्री हो जाए,
यहाँ 2% चूज कर रहे हैं ना, कोई भी बाहर का हो सकता है। यहाँ तो सीजीआई अकेला है ना, पीएम और एलओपी भी है, तो यहाँ पे भी एक सरकार का आदमी हो सकता है। यानी सरकार चाहे तो किसी को बनने दे, सरकार चाहे तो किसी को ना बनने दे। एनजेएसी इनडायरेक्टली, जो हमने कौन से एक्ट में देखा था, जुडिशियरी इज द प्राइमल अफेयर, 1993 वाले में, उसमें बोला था ना इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, ये घर का मामला है, बाहर का कोई दखल अंदाजी ना करे। करने लग गया कि नहीं करने लग गया? जब ऐसा हुआ, पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया। लेकिन जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव होता है, किसी को उससे कोई दिक्कत है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है ये चेक करवाने के लिए कि जो बदलाव किया गया है ये वो सही है या गलत है। उसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। उसको हम क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू के लिए इस केस को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाया गया, और ले जाने वाले कौन थे? सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट्स। तो फिर से एक और केस आया, सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। ये 2015 का नया केस फॉर द जुडिशियल अपॉइंटमेंट। इसको बोला जाता है फोर्थ जजेस केस। इसको क्या बोलते हैं? फोर्थ जजेस केस। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? इसने बोला कि देखो 1993 में हमने तो क्लियर कर दिया था, बस तुम्हें ही बात नहीं पच रही थी, अब तुमने कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड कर दिया, लेकिन हम अभी भी 1993 वाले पे अडिग हैं। कोई भी बाहर का आदमी आकर के हमें नहीं बता सकता कि किसको जज बनाना है, किसको नहीं बनाना है। इसीलिए हम एनजेएसी को नल एंड वाइड डिक्लेयर करते हैं, आपके 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को नल एंड वाइड डिक्लेयर करते हैं। ये माना ही नहीं जाएगा। ठीक है, ये माना ही नहीं जाएगा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को ही कैंसिल कर दिया कि नल एंड वाइड है, इसकी कोई पावर नहीं रहेगी, हम इसको मानेंगे नहीं। बात समझ में आई? अब फिर से जो आते ही मैंने सेंटेंस बोला था उसको दोहराता हूं। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर हमारे द्वारा लाया गया अमेंडमेंट मान लिया होता तो आज जुडिशरी में उतना करप्शन नहीं होता। यानी हमारे द्वारा अमेंडमेंट मान लेते तो अपॉइंटमेंट में थोड़ी फेयरनेस आती, सिर्फ जजेस ही जजेस को अपॉइंट नहीं करते, बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता, थोड़ा ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट हो पाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोलता है इसको ट्रांसपेरेंसी नहीं कहेंगे, इसको इंडिपेंडेंस पे खतरा कहेंगे। ठीक है, अब समझ में आया वाइस प्रेसिडेंट क्या बोलना चाहता था? ठीक है, ये जजेस के अपॉइंटमेंट के पूरे केसेस हैं, और जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड यही केसेस आपको पता होने चाहिए। जजेस के अपॉइंटमेंट का बड़ा सीधा सा आपको पता होना चाहिए कि अगर सीजीआई को अपॉइंट करना है तो जो सीनियर मोस्ट है उसी को अपॉइंट किया जाएगा। इसके लिए जो जाने वाला सीजीआई है, जो जाने वाला है, वो रिकमेंड करके जाएगा पहले से प्रेसिडेंट को कि मेरे बाद जो ये सीनियर मोस्ट है ये है, इसको बनाना है। ठीक है, तो पहले से रिकमेंड करेगा। ठीक है, अदर जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट, उसके लिए कलीजियम बैठेगा। यहां पे भी कलीजियम है, ठीक है, लेकिन यहां पर जो जाते टाइम बस फॉर्मल एक रिकमेंडेशन होता है, क्योंकि कोई और चॉइस ही नहीं यहां पर। अदर जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, किसको हम सुप्रीम कोर्ट जज बनाए, किसको नहीं बनाए, उसके लिए जो कलीजियम है दैट इज ठीक है, ये लोग कंसल्ट करेंगे, प्रेसिडेंट इनसे कंसल्ट करेगा और ये जवाब देंगे, वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा। ठीक है, चलो अगर मान लो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट चुनना हो तो सेम। ठीक है, अगर मान लो किसी भी हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर करना है, किसी भी हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर करना है, इलाहाबाद कोर्ट से दिल्ली कोर्ट में भेजना है,
उसके लिए भी प्रेसिडेंट का मतलब बेसिकली पूछता है। अपॉइंटमेंट के ऑर्डर तो वही साइन करेगा ना, तो पूछेगा फिर से इस कंसल्टेशन कमेटी से। और यहां पर भी सेम यही लोग काम करेंगे, यही कलीजियम काम करेगा। अगर मान लो हाई कोर्ट का कोई जज अपॉइंट करना है तो कौन देंगे? अब यहां पर कलीजियम थोड़ा सा चेंज होगा, यहां पर सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? नहीं। अब एक काम करो, इस पूरे उसको एक बार पढ़ो और इसमें कोई भी एक ऐसी बात जो ना समझ में आए पूछ लो। इसको ये तो आ गया होगा समझ में। अगर आपसे कोई पूछे कि 4 जजेस केस आर रिलेटेड टू व्हाट? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है, वो कौन कौन से हैं वो भी पता होने चाहिए। बताओ। टिंकर होता है छेड़खानी करना किसी भी चीज के साथ, यानी जो नॉर्मल चीजें चली आ रही हैं उसके साथ छेड़खानी की। सीनियरिटी नॉर्म मतलब जो सीनियरिटी का जो नॉर्म चलता था, जो ट्रेडिशन चलता था कि सबसे सीनियर मोस्ट को हम सीजीआई बनाएंगे, वो नॉर्म था ना, वो एक ट्रेडिशन था, तो उसके साथ छेड़खानी की 1977 में और 1973 में।
tinker with is small change or small amendments in the normal procedures. किसी भी चीज के साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी करना is tinker with. $93. Second. फर्स्ट तो एसपी गुप्ता वाला है.
ओपेक होता है जो धुंधला सा हो, साफ साफ ना दिखे, ट्रांसपेरेंट ना हो, अनक्लियर। वीटो पावर हमेशा वो होती है जब किसी चीज को मना करने की पावर को वीटो पावर बोला जाता है। कि कोई चीज चल रहा है, उसके पास मना करने की पावर कितनी है, उसको वीटो पावर बोलता है। द पावर टू डिनाई, पावर टू ब्लॉक समथिंग। ये पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, ठीक है। अन्ना द्रमुक, ऑल इंडिया, पता नहीं इस टाइप से कुछ है। ये पॉलिटिकल पार्टी का नाम है ना। वो वोटिंग में जब उसको पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया तो उसने वोट नहीं दिया। एब्सटेन मतलब अपने आप को एब्सेंट करना, वो मतलब उससे दूर रही। सैलरी वगैरह जो ऑफिशियली अनाउंस करते किस चीज को? जितनी सैलरी। हाँ, अभी आऊंगा उस पर। तो अभी 2 मिनट का बचा हुआ ना, वो वह नहीं है। अभी बताऊंगा थोड़ा सा इसके आगे के एडवांसमेंट क्या हो गए वो बताने हैं मुझे। डेडलॉक होता है कि जब ना ये बात मान रहा है ना ये बात मान रहा है, मतलब दोनों में एकदम सब बंद हो गया है बिल्कुल, है ना। वो उसको डेडलॉक बोलता है। दोनों में से जब कोई भी बात ना माने तो उस पोजीशन को हम डेडलॉक बोलते हैं। ठीक, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। जो जजेस बैठते हैं ना, चाहे 1 जज हो 2 जज हो, तो जजेस बेंच बोला जाता है उसको, है ना। तो जैसे 5 जजेस बेंच है तो उस रूलिंग में 5 जज बैठे होंगे, ठीक है ना। मेजोरिटी 4-1 की रही, फिर 4 ने सपोर्ट किया, 1 ने अपोज किया। एपेक्स सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊपर वाला कोर्ट। एपेक्स क्या होता है? सबसे ऊपर। प्रीडोमिनेंस होता है पहले से जिसका डोमिनेंस हो, है ना। जो प्रभुत्व जिसे हम कहेंगे, इम्पोर्टेंस भी आप कह सकते हो, इम्पोर्टेंस। ट्वीक का मतलब होता है थोड़ा सा चेंज कर देना, तोड़ना मरोड़ना किसी को, है ना। हल्का सा चेंज करना, मॉडरेट चेंज। क्या चीज? वर्डिक्ट होता है द जजमेंट, जो उसका फैसला। वर्डिक्ट होता है फैसला। पढ़ लिया सबने? क्या बचा है? हो गया?
कोई ऐसी बात जो जहाँ समझ में आई हो? क्लियर है सारा? ठीक है, अब इसके आगे की कहानी सुन लो, हो क्या रहा है अभी थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद जब भी ऐसा कोई केस आता है ना, तो जजेस की, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, बाहर की दखल अंदाजी पसंद नहीं है, तो ऐसे केसेस में वो एक इंटरनल कमेटी बनाते हैं, उसमें चेक करने के लिए कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसको चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक इंटरनल कमेटी बना दी। इंटरनल कमेटी ने कुछ चेक किया होगा और उसके बाद फॉल्ट मिला जस्टिस वर्मा का, ठीक है। एक केस तो ये हो गया कि फॉल्ट मिल गया है। दूसरा, अब मीडिया में भी हाइप होने लग गई किस तरीके से, तो जजेस तो बहुत ही एकदम सीक्रेटिव उस पे हो गए, ना तो हम उनके बारे में कुछ जान सकते, ना कुछ कर सकते, ना हमारे उसमें मतलब उनको चेंज करने की पावर। तो ऐसे में एक तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि जितने भी जजेस हैं वो कंपल्सरली अपने जितने भी प्रॉपर्टी है उसको पब्लिक करो, कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने पैसे हैं, कहां कहां पैसे इन्वेस्टेड हैं, सिर्फ आप नहीं, अपनी वाइफ के भी। तो दोनों का, सभी जजेस का पब्लिकली मतलब वो कर दिया गया है, और शायद 4-5 दिन पहले के न्यूज़पेपर में थी, सभी जजेस के पास कितनी प्रॉपर्टी है कितनी नहीं है वो सब दिया गया है। एक तो ये किया जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़े। दूसरा, रिपोर्ट में जब गड़बड़ी मिली कि हाँ ऐसा कुछ है, वहां पैसे मिले हैं, तब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी की रिपोर्ट के आधार पर जस्टिस वर्मा को अप्रोच किया कि देखो गलत तो तुम हो, अब भलाई इसी में है कि तुम अपनी मर्जी से रिजाइन कर दो, ठीक है। जस्टिस वर्मा ने मना कर दिया कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा। अब उसके बाद जजेस को रिमूव करने की पावर पार्लियामेंट के पास है। किसके पास है? वो क्या होती है, कैसे काम करती है, वो फिर किसी दिन आएगा एडिटोरियल, तब हम बात करेंगे। इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिपोर्ट में रिकमेंड करके प्रेसिडेंट को लिख दिया है कि हमने तो उसको समझा लिया है, हमारी नहीं मान रहा है, अब तुमसे जो हो सकता तुम कर लो। यानी इनडायरेक्टली अगर तुम इम्पीच करना चाहते हो तो कर लो, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं, और हमारी रिपोर्ट के हिसाब से भी वो दोषी ही पाया गया है, तो हमारे लिए तो सही होगा कि आप उसको इम्पीच कर दो। तो अभी जब भी नेक्स्ट सेशन आएगा शायद उस जज का एक इम्पीचमेंट शुरू हो जाए, और जब इम्पीचमेंट शुरू होगा तो उसका एक एडिटोरियल आएगा, उसमें लिखा होगा इम्पीचमेंट का क्या प्रोसीजर होता है, तब हम उसके ऊपर बात करेंगे कि इम्पीच कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अभी सिर्फ अपॉइंटमेंट तक थोड़े दिन रहने दो पद पे, फिर इम्पीच करेंगे, ठीक है। चलो, कुछ ऐसा जो ना समझ में आया? क्लियर है?